हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जो टॉपिक अब हम करेंगे वो है आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस टॉपिक को समझने के लिए कल की क्लास में जो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी हमने कल समझे थे, हम उन्हीं एक एक आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी को लेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से वो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी जो है रॉन्ग वे में इंटरप्रेट किए गए हैं और किस तरीके से रियल एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी का यूज करके हम उस हर आर्ग्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं कि वो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी ओवररेटेड है। तो चलिए, हमारा आज का पहला जो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी है वो था कल की क्लास में, लीडर्स कीप्स ऑन चेंजिंग। तो लोगों को, जो लोग डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते, उन लोगों का ये कहना है कि डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं हर 5 या 6 साल बाद बदल जाते हैं। क्योंकि लीडर्स हर 5 या 6 साल बाद बदल जाते हैं, इससे जो पॉलिटिकल सिस्टम बदलता है वो देश में इंस्टेबिलिटी लाता है। अब बच्चों का ये कहना है कि मैम, अगर एक सरकार बदल जाती है तो किस तरीके से देश में इंस्टेबिलिटी आती है। तो चलिए, इसको समझने के लिए आप ये मान लीजिए कि जो अभी हमारे देश में सरकार आई, मान लीजिए हम आज की बात कर रहे हैं ना, कि अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने, जो कि 18 साल से ज्यादा थे, वोट देकर अपने देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चुना। अब जब ये गवर्नमेंट आई, इसने हमसे अपने मैनिफेस्टो में बड़े सारे प्रॉमिसेस किए और उन सारे प्रॉमिसेस को पूरा करने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एक तरह से हम बोले एनालाइज करके काम करने की ऑर्डर्स दिए। जैसे मान लीजिए कहाँ पर फ्लाईओवर बनना है, कहाँ पर ट्रैक्स बनने हैं, कहाँ पर एयरपोर्ट बनना है, किस तरीके से सारे काम होने हैं। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो ऑनगोइंग गवर्नमेंट है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया कि उन्होंने एक एयरपोर्ट बनाना है। अब बच्चों को लगता है, या आप जैसे बच्चों को लगता है कि ये तो बड़ा आसान काम है, एयरपोर्ट बनाना है, फटाफट से एयरपोर्ट बन जाना चाहिए और 5 या 6 साल में तो बिल्कुल बन जाना चाहिए। देखिए, कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो उसको सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए सरकार ने ये डिसाइड करा कि उन्हें एक एयरपोर्ट बनवाना है। अब एयरपोर्ट बनाने के लिए आपको पता है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड हमें चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस एयरपोर्ट पर, जहां पर हमने एयरपोर्ट बनाने की प्लानिंग करी है, वहां पर जितनी भी लैंड है, सरकार को उस लैंड को एक्वायर करना पड़ेगा। हो सकता है वो लैंड फार्मिंग लैंड हो, या हो सकता है वो लैंड ऐसी जगह हो जहां पर लोगों के घर बने हो और वो घर जो है बसावट बहुत ज्यादा ना हो। तो सरकार उनसे, उनको मुआवजा देकर उनसे वो जमीन ले लेगी, उचित मुआवजा देकर। अब मान लीजिए सरकार ने जो वो फार्मिंग लैंड थी, फार्मर्स को मुआवजा दिया और उनसे वो लैंड ले लिया। अब आप ये इमेजिन कीजिए, कोई आपको ये बोले कि आपको अपना घर बेचना है। क्यों? क्योंकि वो जो आपका घर है वो उस सड़क के बीच में आ रहा है जहां पर कि एयरपोर्ट बनेगा। आप कहेंगे मैं क्यों अपना घर बेचूंगा, मैं तो नहीं बेचता। ऐसे ही बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो ऐसे में जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो उन लोगों को बहुत ही उचित मुआवजा देती है कि आपको, आपका जो घर है या जो आपकी फार्मिंग लैंड है, उसके लिए आपको सरकार उचित पैसा देगी। तो सरकार उचित पैसा देती है, साथ ही साथ सरकार उनको ये भी अश्योरेंस देती है कि जब वो एयरपोर्ट बन जाएगा या जो भी वो एक्टिविटी होगी, उसमें जॉब से रिलेटेड चीजों में अगर उनके परिवार के सदस्य काबिल होंगे तो उनको नौकरी भी दी जाएगी, अगर काबिल होंगे तो। ठीक है ना? तो मतलब कि एक तरह से आपका रिहेबिलिटेशन का पूरा एक प्रोसेस तैयार हो जाता है। तो लोगों ने फार्मिंग लैंड दे दिया, अब सरकार ने उसको एक्वायर करा, फिर सरकार ने उस पर काम शुरू करा। तो कई बार इन सारे कामों को करने के लिए 5 साल का समय कम पड़ जाता है। ऐसे में मान लीजिए डेमोक्रेसी की प्रोसेस थी और हमने 5 साल बाद किसी और पॉलिटिकल पार्टी को चुना और वो पॉलिटिकल पार्टी जब आई तो उसको लगा कि ये जो एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट था, ये बड़ा ही नुकसानदेह प्रोजेक्ट था और इसको अगर हम एयरपोर्ट बनाते हैं तो उससे कहीं ज्यादा जो फायदा होगा उससे ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि नुकसान ज्यादा होगा तो उस गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट को हॉल्ट कर दिया और वो प्रोजेक्ट हॉल्ट हो गया। जमीन एक्वायर हो चुकी थी, लोगों ने अपने हिस्से का जो भी था वो चीज बेच दिया था। अब ना तो वो फार्मिंग के काबिल रही और ना वो एयरपोर्ट बना, तो ऐसे में वो प्रोजेक्ट क्या हो गया, हॉल्ट हो गया। तो इसी को लेकर लोग बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है, क्योंकि लीडर कीप्स ऑन चेंजिंग होते हैं तो ये देश में इंस्टेबिलिटी ले आती है। क्योंकि ग्रोथ रिलेटेड मुद्दों पर क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग राय होती है। तो अब यहाँ पर अब क्या हुआ, प्रोजेक्ट हॉल्ट हो गया, 5 साल तक कुछ काम नहीं हुआ। जिन जिन को सरकार ने प्रोमिस किया था वो प्रोमिस पूरे नहीं हुए। तो ये क्या हुआ, ये देश की तरक्की में क्या हो गया, एक हमारा
एक रोड़ा बन गया, मतलब कि एक ब्लॉकेज आ गया। तो अब इसको कैसे सुलझाया जाए? इसको इस तरीके से सुलझाया जा सकता है कि या तो जो ऑनगोइंग गवर्नमेंट है वो इस चीज की पूरी एनालाइज करे, इस चीज को समझे कि जब एयरपोर्ट बनेगा तो उससे जो ट्रैवलिंग के लिए या आवाजाही के लिए जो इस तरह से एक प्लेटफॉर्म बनेगा, उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। उस स्टेट की या उस एरिया की कनेक्टिविटी देश के बाकी लोगों से या विदेश या हम बोले कि दुनिया के बाकी देशों के साथ बढ़ेगी। तो कई बार तो वो इस चीज को समझ पाते हैं, वो प्रोजेक्ट नहीं रुकते हैं, और कई बार वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं तो वो प्रोजेक्ट हॉल्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अगर वो प्रोजेक्ट हॉल्ट हो गया तो क्या वो कभी पूरा ही नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता कि वो कभी पूरा नहीं होगा। ऐसा कैसे होता है? मान लीजिए अब 5 साल और बीत गए और 5 साल बाद आपने उसी सरकार को चुन लिया जो कि पहले थी। अब क्योंकि उन्होंने वो प्रोजेक्ट पहले आधा अधूरा छूट गया था उनकी गवर्नमेंट के बदलने की वजह से, तो हो सकता है वो उसको पूरा करा दें। एक वजह तो ये हो सकती है कि वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया और वो एयरपोर्ट बन गया। दूसरी वजह, जैसे कि अभी मैंने पहले बोला कि जो नई गवर्नमेंट आई थी उसको ये समझाया गया, या जब उन्होंने उनको एनालाइज किया तो उनको ये समझ आया कि नहीं, एयरपोर्ट बनना उस स्टेट की या उस जगह की प्रोग्रेस के लिए जरूरी था और हमें इसको, चाहे कितना भी डिले अब हो चुका है, अब हमें इसको शुरू कराना चाहिए। तो ये हम इसको शुरू कराते हैं। तो इस तरीके से हाँ, कई बार डेमोक्रेसी में जो हमारा हम बोले लीडर्स के बदलने की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हॉल्ट पर आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या हम बोले पॉलिटिकल, हम इसको बोलते हैं विल पावर, अगर स्ट्रांग होती है, जो देश के लिए काम करना चाहती है, तो वो सारे अपने पर्सनल जितने भी हम बोलते हैं ना ग्रीवियंसेस होते हैं या पर्सनल जितने भी ग्रजेस होते हैं, उनको पीछे छोड़कर अगर देश के फायदे को आगे रखे तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं रुकते हैं और देश में जो हम बोले इंस्टेबिलिटी है वो नहीं रहती और देश आगे बढ़ता है। तो जरूर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसा नहीं भी हो सकता। तो ये सोचकर कि डेमोक्रेसी में लीडर्स कीप्स ऑन चेंजिंग, तो हमें डेमोक्रेसी को चूज ही नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इंस्टेबिलिटी लाता है, तो ये हमारा सोचना गलत होगा। क्योंकि पॉलिटिकल अगर विल पावर होती है, लोग अगर सही सरकार को चुनते हैं, सही कैंडिडेट को चुनते हैं, तो हम अपने देश में इंस्टेबिलिटी की बजाय स्टेबिलिटी को चुनते हैं। तो ये था हमारा फेवर अगेंस्ट फर्स्ट हमारा आर्ग्यूमेंट। दूसरा हमारा आर्ग्यूमेंट था पॉलिटिकल कंपटीशन। डेमोक्रेसी को जो लोग पसंद नहीं करते, उनका ये कहना है कि डेमोक्रेसी में लोग अपने फायदे के लिए ज्यादा काम करते हैं और वो पॉलिटिकल कंपटीशन हो जाता है डेमोक्रेसी में, देश की समस्याएं, देश की ग्रोथ पीछे रह जाती हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन मतलब जैसे मान लीजिए अब हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है और बहुत सारी पार्टीज आपस में इलेक्शन लड़ती हैं। तो जब ये बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन में लड़ती हैं तो इनके अंदर ये होड़ लग जाती है कि कैसे अपने आप को दूसरी पार्टी से बेहतर प्रूफ करें कि उनके कैंडिडेट दूसरी पार्टी के कैंडिडेट से ज्यादा बेहतर हैं, उनकी पार्टी देश के लिए ज्यादा बेहतर डिसीजन लेगी। और इन सारे कंपटीशन के चलते वो कई बार इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होती, जो कि रियल एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होती। तो इसीलिए जो लोग डेमोक्रेसी के अच्छा नहीं मानते वो इसे बोलते हैं। उनका ये मानना होता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन में देश के रिसोर्सेज जो हैं वेस्ट होते हैं। हाँ, हम इस चीज को मान सकते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, लेकिन अब आप इस चीज को दूसरे तरीके से समझिए। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी क्लास में 30 या 50 बच्चे हैं। मान लीजिए अगर आपकी क्लास में बच्चा ही एक हो, मतलब आप खुद ही अकेले हो, तो क्या आपको पढ़ने का मोटिवेशन रहेगा? आपको रहेगा कि मैं चाहे 40 नंबर लाऊं, चाहे 45 लाऊं, चाहे 90 लाऊं, पास तो मैं इससे में भी हो जाऊंगा। लेकिन जब आपकी क्लास में 30 या 50 स्टूडेंट्स होते हैं तो आपको एक कंपटीशन मिल जाता है जो आपको मोटिवेट करता है सही काम करने के लिए, ज्यादा मेहनत से काम करने के लिए, पूरी प्रॉपर टाइम की प्लानिंग करने के लिए और टाइम को लेस वेस्ट करने के लिए। तो जब आप मोटिवेटेड होके काम करते हो तो उन्हीं 24 घंटों को आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से यूज करते हो बजाय वेस्ट करने के। और जब आप मोटिवेट होकर काम करते हो तो आप अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी पर काम करते हो। ये आपको एक बेहतर डिसिप्लिन और हम बोले एक डिसिप्लिन के साथ साथ एक बेहतर ना प्लान्ड इंसान बनाती है। अगर आपके पास ये कंपटीशन नहीं होगा तो आप वो नहीं बन पाएंगे क्योंकि आप अकेले हैं।
तो इसी तरह से पॉलिटिकल कंपटीशन को डेमोक्रेसी का थ्रेट मानने की बजाय हमें ये मानना चाहिए कि वो पॉलिटिकल कंपटीशन डेमोक्रेसी के लिए इसलिए जरूरी है कि पॉलिटिकल कंपटीशन होने की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बेहतर करना चाहती हैं, और जब वो बेहतर करना चाहती हैं तो वो जो डिसीजन लेते हैं जो एक दूसरे से बेहतर होते हैं, तो वो एट द एंड देश के लिए भी बेहतर होते हैं। तो पॉलिटिकल कंपटीशन को नेगेटिव मानते हुए डेमोक्रेसी को खराब मानना ये हमारी भूल होगी। पॉलिटिकल कंपटीशन हमारे देश के लिए कई बार क्या कर ले आता है, कई बार रिसोर्सेज की प्रॉपर प्लानिंग और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड एक्सपेंडिचर ले आता है, जो एट द एंड देश को ही फायदा देता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़े। बाकी के आर्ग्यूमेंट्स कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।